नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। फतेहपुर से खबर है, जहां पर फतेहपुर में घर के सामने सहने की जमीन को लेकर दो पक्षों की महिलाओं में जमकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। आपको बता दें कि मारपीट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो विंदकी कोतवाली क्षेत्र के सैरपुर का बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। मामूली विवाद पर यह मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर फतेहपुर जनपद की है, जहां पर फतेहपुर जनपद के विकासखंड खजुआ मुख्यालय का यह मामला है, जहां पर लगभग 40 वर्षों पूर्व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उमाशंकर दीक्षित के द्वारा कस्बे में पेयजल की सुचारू व्यवस्था को चलाने के लिए जल निगम के अंतर्गत 2 नलकूपों और 1 टंकी का निर्माण कराया गया था। इस योजना के तहत कस्बे के साथ 16 गांव की पेयजल योजना थी, पर धीरे धीरे जल निगम की उदासीनता के चलते ये व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। व्यवस्था ध्वस्त होने के साथ 16 गांव की बात तो छोड़िए, अब खजुआ कस्बे को ही पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा। अगर देखा जाए तो कस्बे की कुल आबादी लगभग 10,000 के आसपास होगी, लेकिन वहां पर पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। फतेहपुर जनपद का यह मामला है, जहां पर पेयजल व्यवस्था की वजह से जो संकट उत्पन्न हो रहा है, वहां की जनता उससे त्रस्त है। क्योंकि जहाँ सबसे बड़ी यदि कोई समस्या आ रही है तो पेयजल की समस्या है, जो 50 वर्षों पुरानी यहाँ पानी टंकी, जिससे 16 गांवों की एक सप्लाई है पानी की, उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से महीने 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कभी एक मोटर फूक जाती है, कभी दूसरी फूक जाती है। इस तरीके से लोगों को पानी की व्यवस्था से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। इसके लिए कई बार हम लोगों ने विभागीय या जो वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके कई सदस्यों को हम लोगों ने सूचित किया है। यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी जो साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, विधायक जी राजेंद्र पटेल जी हैं, उनको हम लोगों ने लिखित दिया है, जिस पर कई भाजपा के खुद सदस्यों ने, हमारे पास एक पत्र है, उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत बार उनको सूचना भी दी है। कई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का खुद का भी हस्ताक्षर है पानी की समस्या को लेकर, मगर आज तक उन्होंने मुझे आश्वासन ही दिया है, उस पर कोई हल नहीं निकाला। अब इसमें साहब हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी बहुत पीड़ित आदमी है पानी की वजह से। तो पानी नहीं आ रहा, कितने दिनों से नहीं आ रहा? ये आ रहा कम से कम 2 महीने से। तो आपने किसी जल निगम के अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले को? अब साहब हम तो किया नहीं, हम तो यही देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, तो देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। तो फिर आप पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ से 100 मीटर दूर से लाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का दूसरा दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारत के खाते में कुल 4 पदक आए। चारों पदक भारत को वेट लिफ्टिंग में मिले। मीराबाई ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण जीता। वहीं संकेत और बिंदिया रानी देवी दोनों ने एक रजत पदक अपने नाम किए। गुरुराजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता। कुछ सकारात्मक नतीजों के अलावा कुछ निराश करने वाले नतीजे भी सामने आए। महिला टेबल टेनिस टीम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं स्विमर श्री हरि नटराज 100 मीटर बैक स्ट्रोक के फाइनल में हार गए। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पहले दिन भारत कोई पदक नहीं जीत पाया था। वहीं आपको बता दें कि अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि भारत के खाते में कुल कितने पदक आए। मीराबाई चानू जो महिला हैं 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीता है। बर्मिंघम में भारत का पहला सोना चानू ने जीता है। वेट लिफ्टिंग 55 किलोग्राम भारत वर्ग में रजत पदक जीता है। भारत का पहला पदक संकेत ने जीता था। गुरुराजा ने 61 किलोग्राम भारत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गुरुराजा ने 269 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य जीता है। वहीं बिंदिया रानी देवी को वेट लिफ्टिंग 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत मिला है। बैडमिंटन में
मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने पाक को हरा दिया है। वहीं आपको बता दें कि बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी हैं। महिला टेबल टेनिस टीम क्वार्टर फाइनल में हार गई है। भारतीय हॉकी महिला टीम ने वेल्स को 3-1 से हराया है। वहीं पर बॉक्सिंग में हसमुद्दीन आसान जीत से टॉप 16 में पहुंचे हैं। लॉन बॉल में भारत माल्टा का मैच टाई रहा। वहीं पर स्क्वैश में सौरभ घोषाल ने पुरुष सिंगल्स में सौरभ घोषाल ने श्रीलंका के शमील वकील को 3-0 से हराया है। तो आपको बता रहे हैं कि भारत के खाते में कुल कितने पदक आए हैं। बर्मिंघम में भारत का पहला सोना मीराबाई चानू ने जीता है। तो वहीं आपको बता दें कि संकेत ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। भारत का पहला पदक संकेत ने जीता है। भारत के लिए यह दूसरा दिन काफी रोमांचक, काफी उत्साहित रहा है, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का दूसरा दिन, जिसमें लगातार भारत के हिस्से में रजत और गोल्ड मेडल आ गए हैं। रजत पदक और गोल्ड मेडल हासिल किया है भारत ने। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल भारत को दिला दिया है। वहीं पर संकेत ने कल रजत पदक दिलाया था। जहां एक ओर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा और स्वाधीनता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए सरकार द्वारा जागरूक किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर जनपद रायबरेली के डलमऊ में शिक्षा के मंदिर डलमऊ पब्लिक स्कूल में तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। स्कूल के शिक्षकों की अगुवाई में बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, लेकिन ये क्या था? बच्चों द्वारा अध्यापक के साथ तिरंगे को उल्टा पकड़ना, ये कहां तक सही था? यदि शिक्षा के मंदिर में ही बच्चों को देशभक्ति का ऐसा उल्टा पाठ पढ़ाएंगे तो जरा सोचिए बच्चे कैसे पढ़ लिख कर देश की सेवा करेंगे। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर आर्या न्यूज के खबर का असर हुआ है। बता दें आपको कि स्कूल में पानी भर जाने से बच्चे उसमें खेलते और जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे थे, जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर नितिन बंसल ने प्रकरण की जांच कराई है। हालांकि अभी क्या सच है और क्या झूठ, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आर्या न्यूज की खबर का यह असर हुआ है कि जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने मामले का संज्ञान लिया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतु देहात का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चे पानी में कूद रहे हैं, वो विद्यालय सन 2000 में बना हुआ है। उसके सामने एक 3 फीट ऊंची सड़क है और लगभग 3 फीट की ऊंचाई में डिग्री कॉलेज 3 तरफ से बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्यालय गहराई में होने के कारण वहाँ पे जल भराव हो रहा है और जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे ये वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ के शिक्षण कार्य प्रभावित है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ के शिक्षक के द्वारा 27 जून को ही, चूँकि उसमें इस तरह की समस्या आ सकती है, जल भराव हो सकता है, क्योंकि बाकी अगल बगल के का एरिया ऊपर होने से ये समस्या आ सकती है, तो शिक्षक ने बीईओ से अनुमति लेके वहाँ के बच्चों का शिक्षण कार्य पड़ोस के लगभग 500 मीटर दूर विद्यालय बहेलियापुर में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे उनका शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से चल रहा है। जो बच्चे उसमें खेलते हुए या कूदते हुए दिख रहे हैं वो उस विद्यालय के नहीं हैं, वे वहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो बच्चे हैं। जल भराव कैसे हुआ ये एक जांच का विषय है, जिसके लिए हमने 2 सदस्यीय समिति बनाई है जो इसकी जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट देगी, उस पर आगे कार्रवाई होगी और फिलहाल हम जल निकाल। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अपने और परिजनों पर हो रही पुलिस कार्रवाई पर अफजाल अंसारी ने कहा कि ये मेरे लिए ये पुरस्कार है। उन्होंने कहा कि 40 से 45 साल जिस पथ पर चला उसी का ये पुरस्कार है। उन्होंने आगे कहा कि आज के दौर में उस पथ पर चलने वालों को यही पुरस्कार मिलता ही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गुजरात और यूपी मॉडल पर भी अफजाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी मॉडल का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता, किसी भी मॉडल का निर्धारण उसके काम से होता है। अब क्या मॉडल है, कैसे मॉडल है, वो तो मॉडल किसी भी मॉडल के लिए
कोई अच्छाई और बुराई का निर्धारण उसके नाम से नहीं होता, उसके काम से होता है। गुजरात मॉडल कितना सफल है या कोई दूसरा मॉडल कितना सफल है, जिससे पब्लिक को राहत मिलती है, जिससे पब्लिक का हित होता है, रोजी रोटी की समस्या हल होती है। जो बढ़ी हुई बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे नौजवानों का जो भविष्य, आगे जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो कैसे रोजगार, कितने हैं जो ओवर एज हो गए। माँ बाप ने जीवन की सारी कमाई लगा दी कि हम पढ़ा लेंगे अपना एक बेटा भी, अगर हमारा कहीं नौकरी पा जाएगा तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में निराशा है नौजवान। तो वहीं धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने मरीज की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। दरअसल एक स्टाफ नर्स की डिलीवरी होनी थी, वो लेबर पेन के साथ भर्ती हुई और उसका ऑपरेशन किए जाने की सलाह खुद डॉक्टर ने दी थी। उसके बाद ओटी में ऑपरेशन की तैयारियां हो गई। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर मरीज सहित अन्य स्टाफ नर्स पर भड़क उठे और अभद्रता करने लगे। उसके बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में तड़पता हुआ छोड़कर डॉक्टर वहां से भाग निकले और ऐसे में मरीज की जिंदगी आफत में पड़ गई। ऑपरेशन थिएटर में तैनात स्टाफ नर्स और अन्य डॉक्टर इस सोच में पड़ गए कि आखिर अब इस मरीज के साथ क्या होगा, कैसे इसकी डिलीवरी होगी, कैसे ऑपरेशन होगा। ऐसी चौंका देने वाली तस्वीर एक भगवान स्वरूप डॉक्टर के लिए बेहद ही शर्मनाक है। लोगों का भरोसा ऐसी तस्वीरों के सामने टूटता नजर आता है। आज मेरे साथ ऐसा था कि मैं यहाँ पे लेबर पेन के साथ एडमिट हुई थी और लेबर पेन के साथ जब मैं एडमिट हुई तो उसके बाद लेबर पेन प्रोग्रेस में हुआ तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि हम LSCS करवा लें या ऑपरेशन की सलाह दी। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, वहाँ पे सब कुछ सेटअप था। हमारे साथ 2 स्टाफ और थे जो कि लेबर रूम के थे, तो वो भी हमारे साथ वहाँ पे चले गए ऑपरेशन थिएटर में। तो फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर में गए तो वहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट थे जो बेहोशी के इंजेक्शन देते हैं, तो उन्होंने बोला सिस्टर आप बाहर चले जाइए, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका था वो अच्छा नहीं था। यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद मैं लेबर पेन में थी, लेबर टेबल में भी थी, तो उन्होंने ये बोला कि मैं बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दूंगा और वो अपने ग्लव्स निकाल के। एक्चुअली जो प्रकरण आप बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आया है कि एक एनेस्थेटिस्ट द्वारा एक पेशेंट जो कि स्टाफ नर्स भी थी, उनका ऑपरेशन करने के एनेस्थेसिया लगाने के लिए कुछ विरोध किया गया है। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया और इसमें एक एग्जेम्पलरी कार्रवाई करी जाएगी। इसका हरदोई से खबर है, जहां पर हरदोई में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां फर्रुखाबाद घटिया घाट पर जल भरने जा रहे कांवड़ियों के वाहन में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से लगभग 1 दर्जन कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना शाहबाद के ग्राम नगला लोथू के कुछ कांवड़िया ट्रैक्टर से जा रहे थे फर्रुखाबाद में घटिया घाट जल भरने के लिए। ये पाली शाहबाद रोड पे एक गांव पड़ता है गोहरा, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट एक रोडवेज से हुआ है। रोडवेज जो है फर्रुखाबाद से आ रही थी, जो पाली होके आ रही थी, और इसमें कुल 9 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और एक कांवड़िया की मृत्यु हुई है जिनका नाम अंकित गुप्ता है। ये ग्राम नगला लोथू के रहने वाले हैं। इनकी उम्र करीब 20 वर्ष है। इसमें आवश्यक विधिक कार्य। अगली खबर मथुरा से है, जहां जनपद मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने गृह कलेश के चलते आत्मदाह करने का प्रयास किया। आनन फानन में कार्यालय पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को पकड़कर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि महिला के पति द्वारा महिला को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और शिकायत करने के बाद भी महिला की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आत्मदाह करने का प्रयास किया। एक्चुअली डोली नाम की महिला है, बलदेव थाना की रहने वाली है। इनका ये कहना था कि मेरे घर वालों ने, मेरे सास ने, मेरे ससुर ने
और मेरे पति ने मेरे को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। इनका ये कहना था कि मेरे सासू मेरे को घर में नहीं रखने दे रहे, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ जी। तो आकर इन्होंने यहाँ पर तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको उठा लिया और संबंधित एसएचओ को बुलाया है अभी। और इनका जो भी इनके अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ इनकी जो शिकायत है तुरंत मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए गए एसएचओ। तो वहीं मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट असहाय और निर्धनों को छत मुहैया कराने का अब उन्हीं बेघरों के लिए जान का दुश्मन बन गया। शनिवार को मलेरिया थाना क्षेत्र के पीछे बनी हुई कांशीराम कॉलोनी में बारिश के दौरान एक छज्जा गिर गया। गनीमत ये रही कि उसके नीचे कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहां अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहे गरीबों ने इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। बारिश हो रही थी, हल्की सी बारिश हुई, छज्जा ये बहुत जर्जर था, इसी कारण ये छज्जा गिर गया। अच्छा, अगर छज्जों की बात की जाए तो नीचे भी छज्जा है, वो भी जर्जर स्थिति में, ज्यादातर यहाँ छज्जे जर्जर स्थिति में है। कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है, यहाँ के आला अधिकारी हैं, जिनको कई बार छज्जे कॉलोनी के को बताया भी गया, एप्लीकेशनें भी दी गई, लेकिन कभी कोई मामला कहाँ बन जाएगा आशीर्वाद और आश्वासन दिया करते हैं। पूरी कॉलोनी जर्जर स्थिति में है, बहुत डर के साए में लोग जी रहे हैं यहाँ। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के प्रशासन जिम्मेदार है, आला अधिकारी जिम्मेदार है। रायबरेली से खबर है, जहां पर रायबरेली जिले की मुख्य आय का स्रोत कृषि है। धान और गेहूं यहां की मुख्य फसलें हैं। एक हफ्ते पहले तक बारिश न होने से धान की खेती पिछड़ रही थी। किसान निराश था। अचानक 25 जुलाई से इंद्र भगवान की मेहरबानी हुई, खेत पानी से भर गए। पानी बरसते ही खेतों में धान की रुपाई का काम शुरू हो गया और अब लगभग समाप्ति की ओर है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के मुताबिक जिले में 80 से 85% तक धान की रुपाई का काम पूरा हो गया है। बारिश अभी भी लगातार जारी है, लिहाजा बचा हुआ रकबा अगले 2 दिन से 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। उधर बारिश न होने से किसानों के उदास चेहरे फिर से खिल उठे हैं। जिले भर में इस समय किसी भी खेत में कजरी और लोकगीत गाती महिलाओं का झुंड धान की रुपाई करते देखा जा सकता है। बारिश की बहुत दिक्कत थी। अब जब टेबल नहीं चल रहा था, पानी नहीं मिल रहा, तो बारिश हुआ तो हल्का टेबल चलवाया और बारिश हुआ तो धान लगने लगा। अच्छा, तो कितना धान लगा दिया जब से बारिश हुई? जब से बारिश हुई कम से कम 10-15 बीघा तो जरूर लग गया। अच्छा, आप लोग बड़ी मस्ती में लगाती हैं, गाना वाना भी गाती हैं? हाँ, जब नावत गाई तो नहीं आवता तो भाई लगाई तो मैं चुपाई में। जी हाँ, जहाँ तक धान की बात है और बारिश की बात है, तो क्योंकि धान जो है वो मुख्यतः बारिश पर आधारित है, सिंचाई की ज़रूरत अधिक पड़ती है, पानी की ज़रूरत अधिक पड़ती है। ऐसे में इस समय की अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 85% जो लक्ष्य था वो किसान भाइयों ने अपनी रोपाई का कार्य करके पूरा कर लिया है। और जो हमारे 10 से 15% का जो क्षेत्र रह गया है वो आशा है कि हफ्ते भर में वो जो है किसान भाई पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये जो बारिश हुई है वो किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस बारिश की प्रतीक्षा हमारे किसान भाई काफ़ी समय से कर रहे थे और उसी वजह से वो धान की रोपाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये बारिश जो है वो किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इस बारिश के हो जाने से हमारे किसान भाइयों के अंदर उत्साह है और वो उत्साह और लगन के साथ जो है अपना धान का जो रोपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर देश को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि ये कार्यक्रम का 91वां एपिसोड था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार मन की बात बेहद खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ईश्वर ने यह हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। प्रधानमंत्री ने शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज ही के दिन हम सभी देशवासी शहीद ऊधम सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं। मैं ऐसे अन्य सभी महान क्रांतिकारियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साथ ही पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे
आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें, तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का ये अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर हैं। वो अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाएंगे, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। उनका यहां सरयू तट पर बाबा परमहंस की समाधि पर श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है। यह आयोजन दिगंबर अखाड़े की तरफ से आयोजित किया गया है। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे परमहंस की 19वीं पुण्यतिथि अयोध्या के कई स्थानों पर मनाई जा रही है। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। दोपहर 2 बजे वो अयोध्या से चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं अगली खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, जहां पर सीएम योगी ने ऐलान किया है, एक बड़ा ऐलान किया है कि अब यूपी में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए सरकार राज्य में वैट में बढ़ोतरी नहीं करेगी। इसके अलावा अन्य कोई नया कर नहीं लगाने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस फैसले के बाद अब राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो वहीं पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा। रविवार को ईडी की टीम राउत के भांडुप स्थित घर पर पहुंची। पिछले 3 घंटे से उनके घर पर जांच एजेंसी की छापेमारी जारी रही। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि मैं बाला साहेब की कसम खाता हूं, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। राउत ने आगे कहा कि उन्होंने यानी बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है और हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। राउत ने कहा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंचने के बाद उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लग गया है। वहीं समर्थक ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।